हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु और आज पढ़ते हैं अपन मीटर सेतु। ठीक है, सबसे पहले वही बात कि मीटर सेतु है क्या, इसका यूज क्या है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो मीटर सेतु की जो परिभाषा है, परिभाषा अपन लिख सकते हैं। परिभाषा यह एक प्रायोगिक युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अब व्हीटस्टोन सेतु है तो इसमें 4 प्रतिरोध होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब इसकी संरचना की व्याख्या करते हैं, पहले संरचना में जो ये डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये व्हीटस्टोन सेतु का दिखाया गया है। संरचना में वर्णन करते हैं संरचना का कि चित्रानुसार लकड़ी के एक तख्ते पर, प्रयोगशाला में दिखाया जाता है, लकड़ी का एक लंबा तख्ता होता है जिसके ऊपर 1 मीटर लंबा तार ये लगा है, ए से लेकर के और सी तक। चित्रानुसार लकड़ी के एक तख्ते पर 2 टर्मिनल ए व सी के मध्य 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। यह तार मैग्नीन या यूरेका कॉन्स्टेंटन इनमें से किसी एक, ये मिश्र धातुएं होती हैं, इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो अल्प होता है और प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो अल्फा होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, इस वजह से इसका अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या बताया मैंने? विशिष्ट प्रतिरोध अधिक, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और प्रतिरोधकता ताप गुणांक कम होता है। तो संरचना की व्याख्या कर रहे थे। चित्रानुसार 2 टर्मिनल ए व बी के मध्य 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। यह तार मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। इसमें 2 एल आकार की पत्तियां ए व सी पर 2 एल आकार की पत्तियां इस प्रकार लगी होती हैं, एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं तथा इनके बीच में एक आई आकार की पत्ती इस प्रकार लगी होती है कि 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं, 2 रिक्त स्थान बन जाएंगे। ठीक है, टर्मिनल पी और क्यू के मध्य प्रतिरोध बॉक्स तथा टर्मिनल एस और टी के मध्य अज्ञात प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो ये अज्ञात है जिसका मान अपन ज्ञात करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 प्रतिरोध कहाँ रहे? एक तो ए बी भाग का हो गया, एक बी सी भाग का हो गया, एक सी क्यू भाग का हो गया, एक आर एस। 4 प्रतिरोध हो गया, इसीलिए इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो कहां तक लिखा अपन ने कि अज्ञात प्रतिरोध एस जुड़ा होता है, मध्य टर्मिनल डी के साथ एक धारामापी व विसर्पी कुंजी, जो कि विसर्पी कुंजी जुड़ी होती है। तार की लंबाई के अनुदेश 1 मीटर स्केल लगा होता है। तार की लंबाई के अनुदेश 1 मीटर स्केल लगा होता है। तो ये मीटर स्केल हो गया। ये संरचना की व्याख्या हो गई। अब इसकी कार्यविधि देखें। कार्यविधि में क्या होगा कि जो टर्मिनल है अपने ए और सी, ठीक है, तो ए और सी के मध्य में बैटरी व कुंजी के को जोड़ते हैं जिससे तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। जॉकी को पहले बिंदु ए पर स्पर्श कराते हैं और धारामापी का विक्षेप नोट करते हैं।
बाद में चौकी को बिंदु सी पर स्पर्श कराते हैं और धारामापी में विक्षेप नोट करते हैं। यदि ये दोनों विक्षेप विपरीत दिशा में हो, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में होते विक्षेप तो संयोजन ठीक है, अन्यथा गलत है। लिखते हैं इसमें, तो संयोजन ठीक है अन्यथा गलत है। अब लाइन चेंज करके लिख सकते हैं कि अब विसर्ग अज्ञात प्रतिरोध बॉक्स में से, तो ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें से 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, यानी जो मान आपको पता है, तो जिसे ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से किसी भी मान का प्रतिरोध निकालकर विसर्पी कुंजी को बिंदु ए पर रखकर सी की ओर खिसकाते हुए वह बिंदु प्राप्त करते हैं जहां धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाता है। इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं तथा बिंदु ए से इसकी दूरी को संतुलन लंबाई कहते हैं। तो हमारे पास 2 भाग हो गए यहाँ से, एक ए और एक ए बी और एक बी सी। तो 2 भाग के प्रतिरोध हमने यहाँ देखो डिनोट कर रखे हैं, R1 और R2। तो R1, R2, R3 और R4, यही वीटस्टोन सेतु में होता है 4 प्रतिरोध। तो अब हम क्या लिखें, लाइन चेंज करके, यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा बिंदु ए से संतुलन लंबाई L हो तो ए बी भाग का प्रतिरोध R1 इस प्रकार से R = रो L अपॉन ए, BC भाग का प्रतिरोध R2 बराबर रो 100 माइनस L बचेगा। 100 कहां से बच गया, देखिए L ये हो गया, इधर का हो गया 100 माइनस L, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में तो आएगी, ये लंबाई सेंटीमीटर में आएगी, तो इधर की बच जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर अपॉन ए। वीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से ये सूत्र होता है R1/R2 बराबर R3/R4। इसे आप R3 को R और R4 को S से भी व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है और ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो कैसे भी लिख सकते हैं, ए से ए कट गया, ये कट कैंसिल होकर के R4 का मान ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। इसके बाद टॉपिक का नाम आ जाता है विभवमापी। विभवमापी भी एक उपकरण है। विभवमापी, तो मीटर सेतु में तो 1 मीटर लंबा तार होता है और विभवमापी में इसी प्रकार का 10 मीटर लंबा तार होता है। तो विभवमापी की परिभाषा नाम से क्लियर हो रहा है, पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का मतलब विभव मापेगी है, तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाती है इसकी परिभाषा। वह युक्ति जिसकी सहायता से 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर, प्राथमिक शेल का विद्युत वाहक बल, अल्प प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, विभवमापी कहलाती है, उपकरण है तो कहलाता है। यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यह संतुलन की अवस्था में परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है। संरचना में आ जाते हैं अपन। संरचना में चित्र बनता है, एक तार, एक बैटरी, एक कुंजी और एक ये धारा नियंत्रक। इस प्रकार से ये जो तार है आपका ए बी,
ये तार 10 मीटर लंबा होता है और ये मैग्नेट और यूरेका का बना होता है। संरचना की व्याख्या साथ साथ लिख सकते हैं। चित्रानुसार ए बी एक 10 मीटर लंबा तार है। एक तार के बिंदु ए से एक बैटरी व एक कुंजी एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं। इसे प्राथमिक परिपथ या स्थायी परिपथ कहते हैं। स्थायी परिपथ कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। एक अन्य परिपथ में एक सेल व धारामापी व विसर्पी कुंजी जोड़ते हैं। इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इस प्रकार से आपको स्थायी परिपथ और द्वितीयक परिपथ, दो परिपथ प्राप्त होंगे, प्लस माइनस। ठीक है। कार्यविधि अगर इसकी लिखनी है, कार्यविधि में देखिए कुंजी के को चालू करते हैं। कुंजी के को चालू करके करते हैं, जिससे तार ए बी में धारा प्रवाहित होने लगती है। तार ए बी में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा नियंत्रक को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो। इस स्थिति में प्राथमिक परिपथ के सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के तुल्य या टर्मिनल वोल्टता के तुल्य होता है। अब इसका सिद्धांत प्रूफ करते हैं अपन। सिद्धांत अगर प्रूफ करें तो सिद्धांत क्या होगा? तो यहां से आप ये संतुलन लंबाई प्राप्त करोगे, ए से पी की ओर खिसकाते हुए। तो लिखते हैं तार की लंबाई L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर लंबाई के समानुपाती होता है। AB समानुपाती L। यहां से आप समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे तो क्या आएगा? AB बराबर XL। ये समीकरण 1 हो गया। X बराबर VAB बटे L। यदि ये समीकरण नंबर 2 कह दो। जहां जो X आया है इसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता। यदि L बराबर 1 मीटर हो तो बताओ क्या मिलेगा? X बराबर VAB अर्थात विभव मापी की एकांक लंबाई के सिरों पर उत्पन्न विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ऊपर विभव है, मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर होता है। सही है? चलिए तो अब ओम के नियम से अगर देखें, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। IR समीकरण 2 से क्या मिलेगा? 2 से X बराबर IR बटे में L। इसे कह सकते हो समीकरण नंबर 3। ठीक है। आगे इसके बढ़ जाते हैं कि यदि प्राथमिक परिपथ के
सेल या बैटरी जो लगाई थी, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर, वह धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH हो तो सेल द्वारा प्रवाहित धारा I बराबर E0 बटे R प्लस RH, परंतु RH नगण्य है, तो I बराबर E0 बटे R, समीकरण 3 से x बराबर E0 बटे R इंटू R बटे L, ये कैंसिल, इसलिए E0 बराबर x है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, लाइन चेंज करके, विभव प्रवणता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो x 1/L। सेकेंड पॉइंट, धारा के देखो समानुपाती, तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, तो x समानुपाती I। ठीक है, प्रतिरोध के देख लो, प्रतिरोध के समानुपाती तो x समानुपाती I। अब प्रतिरोध के समानुपाती हो गई है, तो R बराबर क्या होता है, रो L/A, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती तो x इस रेसिप्रोकल 5 पॉइंट जो विशिष्ट प्रतिरोध है, यहां से देख रहे थे ना अपन रो, तो विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती तो x समानुपाती रो। और जब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में आप देखेंगे कि जो त्रिज्या, तार की त्रिज्या के
वर्ग। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए x r स्क्वायर। इस प्रकार से और भी बातें समझ सकते हो, कहीं पर और भी चीज रह रही हो तो इस प्रकार से आपको पता चलता है कि जो विभव प्रवणता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता पर निर्भर करती है इसकी सुग्राह्यता विभव मापी की, कि कोई भी प्रकार विभव मापी जिसकी विभव प्रवणता जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा सुग्राही होगा। सुग्राह्यता का मतलब होता है कितना अच्छा वो मेजरमेंट करता है। तो सुग्राह्यता से आगे अपन कल देखेंगे।